यहाँ पर हम आगे की चर्चा करेंगे काव्य के भेद की। हमने यहाँ पे देखा कि काव्य के भेद के लिए अलग अलग विद्वानों ने, संस्कृत के विद्वानों ने, हिंदी के विद्वानों ने, पाश्चात्य के विद्वानों ने, संस्कृत के आचार्यों ने आदि ने कई चर्चाएं की है और अपने अपने मत काव्य के भेद के लिए प्रस्तुत किए हैं। अब सबको लेकर जो काव्य के भेद बने वह कुछ इस प्रकार बने। काव्य को दो हिस्सों में, दो भेद में बांटा गया, एक श्रव्य और दूसरा दृश्य। दृश्य में हम समझेंगे कि नाटक जैसी अन्य विधाएं जो है वह दृश्य में आएगी। तो श्रव्य में क्या आएगा? तो श्रव्य के 3 हिस्से और बने, जिसमें पद्य, गद्य और चंपू। अब पद्य हम जानते हैं काव्य है, गद्य और चंपू। चंपू यहाँ से ही आगे नहीं बढ़ी, वह विधा वहां पर ही अटक गई। जबकि पद्य में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य 2 हिस्से हुए और उसके भी 2 हिस्से हुए प्रबंध काव्य में, जिसमें एक हिस्सा हुआ महाकाव्य, दूसरा हुआ खंड काव्य। अब यहाँ पर गद्य काव्य के या फिर गद्य के 3 हिस्से होते हैं, यानी यहाँ पर 3 दिखाए हैं, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि। यानी कि निबंध आदि यानी ऐसे अलग अलग जो भी विधाएं थी वह सभी गद्य में आ रही थी। यहाँ पर हमने एक माध्यम से देखा कि किस प्रकार काव्य को 2 हिस्सों में बांटा गया और फिर श्रव्य काव्य के कितने हिस्से हुए और उस हिस्सों में से जो पद्य काव्य था उसमें कितने हिस्से हुए और उसके भी कितने हिस्से हुए। अब हमें इस हिस्से को यहाँ पर पढ़ना है। इस प्रश्न में हमें जो उत्तर देना है वह इतना, यहाँ से यहाँ तक, हम यहाँ तक आ गए हैं। अब पद्य से आगे यहाँ प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य 2 हिस्से हुए, जिसमें प्रबंध, गद्य, चंपू 3 हिस्से हुए और उसके प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और खंड काव्य और महाकाव्य। तो यहाँ पर पद्य तक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें प्रबंध काव्य के लक्षण, मुक्तक काव्य के लक्षण, महाकाव्य के लक्षण, खंड काव्य के लक्षण और प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर, उसी प्रकार महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर और अंत में समीक्षा, संपूर्ण प्रश्न की समीक्षा के तौर पर हम उपसंहार लिखेंगे। अब यहाँ पर हम प्रबंध काव्य के लक्षण में जो भी आचार्यों ने लक्षण दिखाए उसके आधार पर देखेंगे कि जीवन के संपूर्ण अथवा खंड का रसात्मक चित्रण, यानी कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि प्रबंध काव्य का एक लक्षण यह है, उसकी जो भी परिभाषाएं हुई और जो भी बातें उस पर हुई, उस पर से यह उसके लक्षणों के निष्कर्ष है, जिसमें कहा गया है कि जीवन के संपूर्ण अथवा खंड का रसात्मक निरूपण, यानी कि जीवन का कोई संपूर्ण चित्रण हो या किसी एक खंड का, किसी एक पाठ का जो निरूपण यहाँ पर किया जाता है वह कैसा होता है? रसात्मक होता है। नेक्स्ट है घटनाओं का सम्यक निर्वाह। घटनाओं का सम्यक निर्वाह अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी घटनाएं हैं एक के बाद एक वैसे यहाँ पर चलती जा रही है। ऐसा नहीं है कि पहले की घटना पीछे दी और पीछे की घटना पहले दी, ऐसा नहीं है। जो भी घटनाएं जैसे जैसे बनती जा रही थी वैसे ही समय के मुताबिक उसका निर्वाह हो रहा था। आधिकारिक और प्रासंगिक घटनाओं की सुसंबद्धता, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आधिकारिक घटना है जिसके आधार पर दूसरी प्रासंगिक घटनाएं बनती हैं,
ऐसी जो भी घटनाएं है, यानी जो मेन घटना है उसके उससे जुड़कर दूसरी गौण अन्य घटनाएं जो आएगी वह कैसे होगी, उसमें सुसंबद्धता होगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें दोनों में मेल होगा। यह नहीं है कि जो आधिकारिक घटना है, जो मेन घटना है वह कहीं और चल रही है और प्रासंगिक घटना उससे जुड़कर नहीं पर कहीं और चल रही है, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर प्रबंध काव्य में दोनों घटनाएं एक साथ होकर चलती है, मेल बनाकर चलती है। नेक्स्ट है पूर्वापर संबंध का निर्वाह। अब पूर्वापर संबंध यानी कि पहले की जो घटनाएं हो उस पर निर्वाह होता है यहाँ पर, यानी कि कोई घटना को लेकर कोई काव्य की शुरुआत हुई हो, पहले जो घटना हुई उस पर उसके आधार पर शुरुआत हुई हो तो वहां पर उसके संबंध का निर्वाह होता है। नेक्स्ट है औचित्य के आधार पर अलंकारों की योजना। जो भी अलंकार जहां पर उचित है ऐसा और ऐसे अलंकारों की यहाँ पर योजना होती है। अन्य है महाकाव्य, खंडकाव्य और एकार्थी, इनके 3 भेद है। अब हम देखेंगे कि प्रबंध काव्य में यह 3 भेद बताए गए हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य और जिसका एक अर्थ हो ऐसा एकार्थी काव्य। यहाँ पर यह सभी प्रबंध काव्य के लक्षण है। अब हम यहाँ पर मुक्तक काव्य के लक्षण देखेंगे। मुक्तक का जो अर्थ है वह मुक्त धातु से बना है और उसमें कन प्रत्यय जुड़ा है। अब हम मुक्त का अर्थ स्वतंत्र अथवा बंधन रहित होता है। तो यहाँ पर हम जो देखेंगे वह काव्य पूर्वापर संबंध से मुक्त और स्वतंत्र होता है और इसी कारण हम इसे मुक्तक कहते हैं। अब हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में मुक्तक की परिभाषा है। अब संस्कृत साहित्य में मुक्तक की परिभाषाओं में हमें अलग अलग परिभाषाएं मिलती हैं। अब इसमें एक परिभाषा कुछ ऐसी है कि मुक्तक वाक्यांतरः निरपेक्षः श्लोकः। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार होता है कि मुक्तक एक ऐसा श्लोक है जो दूसरे वाक्यों की अपेक्षा नहीं रखता। कहने का तात्पर्य यह है कि मुक्तक को दूसरे किसी वाक्य की आवश्यकता नहीं है। यह श्लोक अपने आप में ही सब कुछ यानी कि पूर्ण है, उसे वाक्य की आवश्यकता रहती नहीं है। अन्य एक परिभाषा ऐसी है कि मुक्तकम श्लोकः कश्चमत्कारक्षम सता। यहाँ पर कहने का श्लोक का अर्थ यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि मुक्तक श्लोक ऐसा है, एवई यानी कि एक ऐसा श्लोक है कि जिसमें चमत्कार की क्षमता या शक्ति होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि मुक्तक श्लोक में एक ही में चमत्कार की क्षमता या शक्ति होती है।
यह हुई संस्कृत परिभाषाएं। अब हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में जो परिभाषाएं मुक्तक के लिए दी गई है वह कैसी है। अब यहाँ पर हिंदी में कुछ इस प्रकार कहा गया है कि मुक्तक दूसरे से निरपेक्ष स्वतंत्र रचना है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि मुक्तक स्वतंत्र रचना है किसी अन्य के मुकाबले। वह जीवन के किसी एक पक्ष का या एक दृश्य का या प्रकृति के एक एक विशेष पक्ष का चित्र मात्र है। कहने का तात्पर्य यहाँ मात्र इतना है कि वह किसी एक दृश्य को या किसी एक ही बात को यहाँ पर प्रस्तुत करता है। वह पूरे जीवन का लेखन नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पूरा जीवन उसमें प्रस्तुत नहीं होता। वहाँ पर कोई एक बात को प्रस्तुत किया जाता है, केवल एक पक्ष को वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। अन्य एक ऐसी है कि मुक्तक में कल्पना शक्ति और सामासिक भाषा शैली की प्रधानता होती है। यहाँ पर यह कहने का तात्पर्य है कि मुक्तक जो है वह कल्पनाशील है और उसमें जो समसामयिक उस समय की जो भाषा प्रयुक्त होती है या जो शैली प्रयुक्त होती है वह उसमें प्रधान होती है। इसी आधार पर अब हम मुक्तक के लक्षणों को भी देखेंगे। लगभग 6-7 लक्षण यहाँ पर हम देखेंगे। तो अब हम मुक्तक के लक्षण देखते हैं।